Today is the lecture 2 of Sales of Goods Act 1930. Yesterday we just have seen definition of goods और आज मैं बस लिखवा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जो अभी करंट नोट चल रही है दैट इज नॉट गुड्स, दैट इज मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. बट जो ओल्ड कॉइन्स है, किसी को ओल्ड कॉइन कलेक्ट करने का शौक है, तो उसने क्या किया, एक ओल्ड कॉइन है, ज्यादा पैसे देकर उसको खरीद लिया, या फिर 2,000 रुपए की नोट है, अभी उसको क्या करना है, 2,000 रुपए के नोटों का फ्रेम बनाना है, कलेक्शन करना है. सो अल्टीमेटली क्या अभी वो वर्किंग है? दैट इज नॉट वर्किंग करेंसी, सो दैट कैन बी क्लेम्ड एज गुड्स. मुझे अभी गुड्स के बारे में और थोड़ा डिटेल बात करना है आप लोगों से. इतना हो गया? 10 का बंडल तोला थोड़ा. हाँ. नहीं, जनरली अगर एक आधी कोई फटी नोट होती है या फिर कोई जला या कुछ ऐसा नोट में प्रॉब्लम होता है, तो जनरली लोग वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, ओनली बैंक एक्सेप्ट करता है. बैंक एक्सेप्ट करती है, बैंक अपने को दे देती है उसमें से. बट अगर वो नोट डिपेंड, कॉर्नर में जली है, नंबर के वहां पे जली है, नंबर के वहां पे जली है, तो फिर बैंक भी नहीं बोलेगा, मतलब वो तो अल्टीमेटली खराब ही हो, ऐसा मानेगा. फटी हुई नोट नहीं, कि अपने को बहुत लोग देते हैं फटी हुई नोट, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कोई और भी दूसरे लेने को तैयार नहीं रहता है फटी हुई नोट. बैंक विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. बैंक एक्सेप्ट करके आपको बदले में पैसा देती है, कोई प्रॉब्लम. अवेलेबल नहीं होगा या कुछ होगा, नहीं तो बैंक लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरे जगह पे मूव होती है. क्या हर मूवेबल चीज गुड्स होगी क्या? एवरी मूवेबल थिंग इज नॉट गुड्स. एवरी मूवेबल थिंग्स, जैसे कि कोई प्रॉमिसरी नोट है, जैसे कि कोई पैसा का नोट है, या कोई भी दूसरी चीज, तो मूवेबल है, बट फिर भी वो क्या नहीं मानी जाएगी, गुड्स नहीं माना जाएगा. बट जो ओल्ड करेंसी है, ओल्ड कॉइन है, क्या हम उसे गुड्स कंसिडर करेंगे? यस. गुड्स क्यों कंसिडर करेंगे? क्योंकि हम उसको पैसा देकर खरीदते हैं, सो दैट इज वाई इट विल बी कंसिडर एज गुड्स. या फिर उन्होंने इंक्लूड्स के लिए और कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है. क्या क्लैरिफिकेशन है? क्या स्टॉक या शेयर्स मतलब गुड्स माना जाएगा? यस. स्टॉक और शेयर विल बी कंसिडर एज गुड्स. या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स अटैच टू लैंड, मतलब जैसे पेड़ है, ग्रास है, बाम्बू ट्रीज है, जो भी है, सो क्या उसे हम गुड्स मानेंगे? यस. ओनली व्हेन वी एग्री टू बी सीवियर. जब इसको कट करने के लिए हम एग्री करेंगे या कट करेंगे, तब इसको गुड्स मानेंगे. या फिर जमीन का कोई पार्ट, वैसे हमारे हिसाब से जमीन नॉट अ गुड्स, लैंड इज नॉट अ गुड. क्यों? क्योंकि दैट इज नॉट मूवेबल. तो हमारा में भी ऐसा परसेप्शन हो सकता है कि लैंड के ऊपर जो सॉइल है, लैंड के ऊपर जो पत्थर है, वो भी गुड्स ना हो. इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई करके दिया है कि लैंड के ऊपर की, मतलब थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड. थिंग्स अटैच टू का मतलब होता है जो चीजें जमीन के ऊपर है, जैसे मिट्टी है, सॉइल है, और चीजें आती है जमीन के ऊपर, तो अल्टीमेटली दे विल बी कंसिडर एज गुड्स. ठीक है. ये सब चीजों में टैंजिबल चीजें आई है. टैंजिबल का मतलब होता है द गुड्स विच वी कैन सी, विच वी कैन सी, वी कैन टच, द गुड्स विच हैव बेसिकली फिजिकल एग्जिस्टेंस. करेक्ट है. बट व्हाट अबाउट इंटेंजिबल गुड्स, intangible things? What are the intangible goods? The goods which we cannot
सी और टच बट विच हैव सम वैल्यू. क्या होता है इंटेंजिबल चीज? हवा, ऑक्सीजन. एक बात बोलती हूँ, अभी अभी आज के बाद, कुछ टाइम बाद, आज के बाद मतलब कुछ सालों बाद आपके सिलेबस में ऑक्सीजन भी ऐड होने वाला है, मेरे दिमाग के हिसाब से. द रीजन बिहाइंड दैट इज, अभी आपको ऑक्सीजन फ्री मिलता है ना? एक मेरा लॉजिक बोल रही हूँ, सिलेबस से एकदम अलग है. अभी आपको ऑक्सीजन फ्री मिलता है, कुछ टाइम बाद या कुछ सालों बाद, डेकेड्स बाद ऐसा हो सकता है कि सारी एयर पोल्यूटेड है ड्यू टू पोल्यूशन, पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, तो आपको अच्छा गुड क्वालिटी ऑक्सीजन लेने के लिए पैसा पे करके कोई एक रूम बनाई भी रहेगी, वहां जाना पड़ेगा. आई थिंक फॉरेन कंट्रीज में ये है भी, अमेरिका जैसे कंट्रीज में ये कुछ जगह पे है भी कि आप पैसा पे करो और वो वाले एरिया में थोड़े टाइम तक जाकर बैठो. सो दैट कैन हैपन इन नियर फ्यूचर. वहां पे दैट इज अ पॉसिबिलिटी. सी गुड क्वालिटी एयर, ये सारा अभी मिलना मुश्किल हो गया है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, जो पॉल्यूशन है उसके वजह से हो सकता है. दैट इज ऑल्सो इंटेंजिबल. और कौन सी इंटेंजिबल चीजें होती है? जैसे कि गुडविल ऑफ द बिजनेस. गुडविल ऑफ द बिजनेस, क्या गुडविल को कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? बट कैन वी सेल द गुडविल ऑफ बिजनेस? डेफिनेटली. गुडविल मतलब क्या? बिजनेस का जो नाम होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये क्या है? अल्टीमेटली दीज आर इंटेंजिबल थिंग्स, वी कैन नॉट सी दैट, और दीज थिंग्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. बट क्या वो सेलेबल होती है चीजें? यस, वो चीजें हम सेल कर सकते हैं, तो दिस विल बी कंसिडर एज गुड्स. इसका मतलब है गुड्स में मूवेबल चीज आने के साथ साथ क्या टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आएगी? यस, गुड्स में मूवेबल चीजें आने के साथ साथ टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों चीजें आएगी, जैसे कि अपना गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह. शेयर, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. स्टीम वगैरह जो है, इसे गुड्स क्यों माना गया होगा? क्योंकि उसका फैक्ट्रीज में वगैरह बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन होता है और उसका सेल भी होता है. इलेक्ट्रिसिटी भी है. वैसे इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट टच. एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फैन वगैरह को ऐसे हाथ लगा सकते हैं, बट इज दैट इलेक्ट्रिसिटी? वो एक पावर है, सो वी कैन नॉट टच. क्या है? अल्टीमेटली इट इज इंटेंजिबल. बट क्या उसके लिए हमें पे करना पड़ता है? यस, वी हैव टू पे. सो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? गुड्स हो गया, दैट इज इंटेंजिबल. सो गुड्स कैन बी मूवेबल, गुड्स कैन बी टेंजिबल, गुड्स कैन बी इंटेंजिबल. बट क्या हर इंटेंजिबल चीज गुड्स होती है? नॉट रिक्वायर्ड. क्या हर मूवेबल चीज गुड्स होती है? दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड. ऑक्सीजन पे करते हो? दैट इज नॉट ऑक्सीजन, दैट इज सीएनजी. ऑक्सीजन, ओके ऑक्सीजन. अच्छा अच्छा अच्छा, कोई पेशेंट के, ओके. सो पेशेंट के लिए अगर कोई सिलेंडर है, सी एक नॉर्मल अभी भी तो वो करते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज गुड्स. यस, बट एक मैं नॉर्मल केस बोल रही हूँ जहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान को जो हेल्दी है, फिजिकली फिट है, फ्यूचर में मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हर एक को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की या हर एक को पेड ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, क्योंकि वेदर में या क्लाइमेट में इतना अच्छा ऑक्सीजन ना हो, क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन एकदम डिग्रेड हो जाए, तो दैट कैन हैपन इन फ्यूचर. और अभी तो जो पेशेंट्स है वगैरह उनके लिए अपन लेते ही है, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज गुड्स विच इज इंटेंजिबल. इसका ऑक्सीजन रूम्स, दे आर चार्जिंग यू फॉर द ऑक्सीजन ओनली. उन्होंने एक जगह पे लाया है, दैट इज दे हैव कलेक्टेड द गुड्स इन वन प्लेस, है ना? सो नो 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 नो, रॉन्ग रॉन्ग है, पता नहीं कहाँ पड़ा. दे विल अभी, मतलब मेरे कंसेप्शन के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ऐसे कुछ कंपनीज हो गए, जैसे कि अपना जो
फ्यूचर में ऐसे कंपनीज होंगे जो ऑक्सीजन खुद प्रिपेयर करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, या फिर जो गुड क्वालिटी ऑक्सीजन है प्लांट से है या बाकी और कोई सोर्सेस निकल सकते हैं, सो जो भी गुड क्वालिटी ऑक्सीजन है वो सारा एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे कलेक्ट करके रखेंगे और लोगों को प्रोवाइड करेंगे. दैट इज ऑल्सो अ सर्विस, सो दैट विल बी कंसिडर एज गुड्स. ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह है, तो ये भी ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स है या ऐसी बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने एक जगह पे कलेक्ट करके उसके लिए मशीन्स वगैरह लाए हैं और उन्होंने प्रोड्यूस किया है, वहां से गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, एंड देन इट इज सेलेबल. Goods means every kind of movable property, right? Other than actionable claims and money. Actionable claim is nothing but action taken to claim the money, which also includes stock and shares, कोई problem है, growing crops and grass, things attached to or forming part of land which are agreed to be severe. कट करने के लिए हमने एग्री किया है तब जाके वो गुड्स बनेंगे. Now there are certain टाइप्स ऑफ गुड्स वी हैव, जैसे एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, फ्यूचर गुड्स होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स होता है, फ्यूचर गुड्स है, कॉन्टिंजेंट गुड्स है. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब क्या होता होगा? द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप मोबाइल फोन खरीदने गए और आप एक मोबाइल के शोरूम पे गए, वहां पे इतने सारे मोबाइल लगाए हुए हैं, सैमसंग है, आईफोन है, ओप्पो है, वीवो है, आपको जो चाहिए आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो आइडेंटिफाई करके. सो अल्टीमेटली जब आप डील करने गए तो वो टाइम पे क्या वो गुड्स एग्जिस्टेंस में थे? हाँ. सो द गुड्स विच आर एट एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज नथिंग बट एग्जिस्टिंग गुड्स. कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे वो गुड्स वहां पे अवेलेबल थे, इसे क्या माना जाएगा? एग्जिस्टिंग गुड्स बोला जाएगा. अभी एग्जिस्टिंग गुड्स के भी कुछ सब टाइप्स है. स्पेसिफिक गुड्स means the goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made. Specific goods मतलब specifically बोला है, जैसे कि मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया, अलग अलग ब्रांड के मोबाइल फोन लगाए हैं, सैमसंग है, आईफोन है, ओप्पो है, वीवो है, और क्या है, अलग अलग आईफोन्स लगाए हुए. आपको चाहिए पर्टिकुलरली सैमसंग, आपको सैमसंग का फोन बाय करना है, तो आप गए शॉप पे और शॉपकीपर को बोला सर आपको जो भी मॉडल चाहिए XYZ, सर ये जो सैमसंग का जो आपने लॉट रखा है इसमें से मुझे वो वाला मॉडल चाहिए. तो क्या आपने वो गुड्स को आइडेंटिफाई किया? हाँ, मुझे ये वाले लॉट में से ये गुड्स चाहिए. यू हैव आइडेंटिफाइड द गुड्स एंड यू हैव एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीड अपॉन का मतलब होता है यू हैव एग्रीड टू बाय इट. यू हैव एग्रीड टू बाय इट. गुड को आइडेंटिफाई करके बाय करने का क्या किया? शॉपकीपर को प्रॉमिस किया. दीज आर नथिंग बट स्पेसिफिक गुड्स. एक होता है ascertain goods, the goods which are identified in accordance with the agreement made after the contract is made. इसको बोला जाएगा ascertain goods. इसका मतलब है जैसे कि आपके पास आपकी मम्मी ने भेज दिया आपको, जा बोले 5 किलो शक्कर लेके आ, 5 किलो शुगर लेके आ, आपको जो भी है क्वालिटी, आपको जो भी है ब्रांड का नाम बोल दिया. सो आप चले गए 5 किलो शुगर लाने शॉपकीपर के पास. उसके पास क्या था? एक सैक, बड़ा सैक भर के, पोता भर के शुगर था, उसमें होगी 20-25 किलो शुगर. आपको कितनी चाहिए? 5 किलो ही चाहिए. तो क्या पूरा पोता उठा के लेकर जाओगे क्या? नहीं. आपने क्या बोला शॉपकीपर को? सर इसमें से 5 kg शुगर दे देना, या ये ब्रांड का 5 kg शुगर दे देना. तो उसने क्या किया? क्या अपने गुड्स को आइडेंटिफाई किया? हाँ, कि हमें ये गुड्स चाहिए. बट क्या एसरटेन किया? एसरटेन करना इज बेसिकली काउंट करना, मेजर करना. तो उसने क्या किया? वो शुगर लिया 25 किलो के पोते में से और जो भी उसका मेजरमेंट का है उसमें 5 किलो काउंट करके आपको दे दिया. तो इसे क्या बोला जाएगा? एसरटेन गुड्स. एसरटेन गुड्स का मतलब होता है आप जब शॉपकीपर के साथ कोई एग्रीमेंट करोगे एंड आफ्टर द एग्रीमेंट वो क्या करेगा? गुड्स को एसरटेन करेगा. क्या पहले आपने एग्रीमेंट किया? सर मुझे ये आइडेंटिफाई करके एग्रीमेंट किया, सर मुझे ये 5 किलो गुड्स चाहिए, 5 किलो शक्कर चाहिए, और उसके बाद उसने क्या किया? उसको एसरटेन किया, मतलब काउंट किया, मेजर किया और फिर आपको दिया. दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक एसरटेन गुड्स. अनएसरटेन गुड्स का मतलब क्या होता है? द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असरटेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या है?
आपने गए और रैंडमली आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया या रैंडमली आपने गुड्स का ऑर्डर दे दिया, बट ना ही आपने गुड्स को आइडेंटिफाई किया है, ना ही सामने वाले शॉपकीपर ने गुड्स को मेजर किया है, मापा है, तोला है, एसरटेन किया है. सो गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट एसरटेन. अभी अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो 25 किलो के शक्कर के पोते में से अगर आपने 5 किलो निकाल लिया, सो क्या आप, मैं ऐसा बोल सकती हूँ आपने 5 किलो आइडेंटिफाई करके एसरटेन किया? हाँ, 5 किलो आइडेंटिफाई करके एसरटेन किया. बचा हुआ जो बचा 20 किलो उसमें बचा है, क्या वो अनअसरटेन है? यस, क्योंकि दैट हैज नॉट बीन असरटेन. क्या वो अनआइडेंटिफाइड है? यस, बिकॉज दैट हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड. हमने जितना आइडेंटिफाई किया उतने को ही खरीद लिया है. सो द गुड्स विच आर रिमेन ओवर देयर इज नोन एज अनअसर्टेन गुड्स, and goods which are identified and measured is known as ascertain goods. Have you understood that? एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है द गुड्स विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो गुड्स प्रेजेंट होते हैं, वो टाइम पे वहीं पे होते हैं, उसे बोला जाएगा एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स के भी 3 टाइप्स है. एक होता है स्पेसिफिक गुड्स, एक होता है एसरटेन गुड्स और एक होता है अनअसरटेन गुड्स, नॉट असरटेन गुड्स. स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या है? आपने गुड्स को आइडेंटिफाई करके अग्री किया है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया एंड यू हैव अग्री टू बाय इट. जैसे वहां पे इतने सारे फोन का बंडल था, फोन का लॉट था, उसमें से आपने एक फोन चूज किया जो कि एक पर्टिकुलर मॉडल था, पर्टिकुलर कलर था, जो भी है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई किया एंड यू हैव टेकन द फोन. दैट इज स्पेसिफिक गुड्स. दूसरा है एसरटेन गुड्स. एसरटेन करना मतलब सामने वाला उसको मेजर करेगा, वे करेगा, जो भी करेगा. सो आपने क्या किया? आइडेंटिफाई तो किया, बट क्या अभी एसरटेन हुआ है क्या? नहीं. ये 25 किलो के पोते में से मेरे को शक्कर चाहिए, अभी उसमें से 5 किलो आप दाने दाने ढूंढ के लेने वाले हो क्या? नहीं. रैंडमली वो 5 किलो मेजर करेगा एंड देन विल गिव इट टू यू. सो जब उसने मेजर करके आपको दिया तो क्या माना जाएगा? द गुड्स हैव बीन असरटेन्ड. और अनअसरटेन मतलब बचे हुए 20 किलो, बिकॉज दे आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट इवन असरटेन. बोलो. अनअसरटेन गुड्स को बल्क गुड्स ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है. हाँ, स्टॉक कह सकते हैं. स्टॉक जो कि हमने काउंट नहीं किया है, हमें पता नहीं है कितना स्टॉक होगा. वी हैव नो आइडिया अबाउट द स्टॉक, वी कैन से स्टॉक. असर्टेन और स्पेसिफिक में क्या फर्क है? ओके, जो स्पेसिफिक गुड्स होता है ना, ऑलरेडी वो असर्टेन कर दिया होता है. जैसे कि एक फोन, एक पैकेट, एक मोबाइल फोन या एक लैपटॉप, ऐसी चीजें आप पर्टिकुलरली जाते हो और वो चीज उठा के एज इट इज लेके आते हो. असर्टेन मतलब लॉट में चीजें रखी है, जैसे शक्कर के दाने, गेहूं के दाने, या और कोई जो अपने ग्रेन से या बाकी जैसे कॉटन बेल्स हो. सो उसमें से हमें निकाल के काउंट करना है एंड देन लेना है. दैट इज असर्टेन. बोलो. दोनों केस में आंसर विल बी सेम ना. एसरटेन करके साइड में रखा है मतलब आपने आइडेंटिफाई एसरटेन दोनों कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या वो स्पेसिफिक हो जाएगा. फिर बाद में आप बोलते हो कि मुझे नहीं खरीदना है, फिर वो बोलेगा मेरा इतना टाइम काय को बर्बाद किया, फिर डाल देगा वो गुड्स में. क्या डिफरेंस है? गुड्स इज अ गुड्स. इधर आपने असरटेन करके लेना चाहा है या आइडेंटिफाई करके लेना चाहा है. अल्टीमेटली जब आप आइडेंटिफाई करके असरटेन करते हो, क्या वो स्पेसिफिक बन जाएगा? हाँ, क्योंकि वो आप ले रहे हो, वो लॉट आपका हो. सो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट रिवोक किया है तो दैट डैमेजेस कैन बी क्लेम बाय द सेलर, नो प्रॉब्लम विद दैट. फ्यूचर गुड्स. फ्यूचर गुड्स मतलब क्या? क्या वो एग्जिस्टिंग हो गया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं. कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो अवेलेबल ही नहीं होंगे. जैसे कि आप केक का ऑर्डर देते हो, केक का ऑर्डर देते हो, जैसे आपको कोई कस्टमाइज केक कराना है, तो आपने क्या किया? केक वाले के पास गए, उसको बोले हमें फोटो वाला, नेम वाला कुछ केक बनवा के चाहिए. सो जब आपने ऑर्डर दिया, क्या वो टाइम पे उसके पास केक अवेलेबल होगा क्या? नहीं.
आपके ऑर्डर पे वो केक बनवाएगा, करेक्ट है? ऑर्डर पे केक बनवाएगा मतलब आपके गुड्स कब तैयार होंगे? इन फ्यूचर. So that is known as future goods. Future goods are the goods which are manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale. तो फ्यूचर गुड्स में फर्स्ट प्रोसेस क्या है? पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, और उस बेसिस पे आपके गुड्स क्या किए जाएंगे? आइदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, आइदर प्रोड्यूस किए जाएंगे, या फिर ऑर्डर किए जाएंगे, जो भी है. जैसे आपको एक साइकिल खरीदना है, बाइसिकल खरीदना है, और आप एक चले गए मैन्युफैक्चरर के पास चले गए, जिसके पास रेडी साइकिल नहीं होती, बिकॉज वो रिटेल स्टोर नहीं है. उसके पास ऐसे सारी साइकिल के पार्ट पड़े हुए अलग, साइकिल का हैंडल अलग पड़ा है, ब्रेक अलग पड़ा है, स्क्रू अलग पड़े हैं, सीट अलग है, बाकी सारे अलग है चीजें. तो अभी आप गए ऑर्डर देने, सर हमें एक साइकिल बनवा के चाहिए, आपने फोटो दिखाया, ऐसा ऐसा ऑर्डर है हमारा. सो क्या वो एग्जिस्टिंग गुड्स हुआ? नहीं. वी विल कॉल इट एज फ्यूचर गुड्स, क्योंकि आपके ऑर्डर पे आपका गुड्स क्या होने वाला है? बनने वाला है, लाइक केक. इट इज नॉट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. बट आप साइकिल खरीदने गए एक साइकिल के शोरूम पे, तो that will be considered as existing goods because your goods are present at the time of contracting, है ना? जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आपके गुड्स अगर वहां प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो, तो उसे हम एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे. दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे आपके गुड्स प्रेजेंट नहीं हो, या आप फिर आपके ऑर्डर पे वो गुड्स प्रिपेयर होने वाले हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फ्यूचर गुड्स बोलेंगे. कॉन्टिंजेंट गुड्स. अच्छा, व्हाट इज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? टेल मी. Contingent contract is depend upon happening और non happening of uncertain event. कोई एक इवेंट होगा या नहीं होगा, उस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है. सपोज शिवम ही है ना, नया आया वाला बच्चा, शिवम ना? सोहम, सोहम. सपोज ये क्या है? सोहम है, और ये है रोहम, रोहन. सोहन और रोहन के बीच में क्या हुआ? एक डील हुआ. सोहम कंसिडर करेंगे सेलर है, और रोहन कौन है? अपना बायर है. सोहम ने क्या बोला रोहन को? देख मैं तुझे गुड्स तभी जाके सेल करूंगा जब ये शिप है ना, शिप रिटर्न आएगी. शिप जब पोर्ट पे रिटर्न आएगी तभी जाके मैं तुझे क्या करूंगा? गुड्स को सेल करूंगा. अगर ये शिप के अंदर गुड्स है, अगर शिप डूब गई तो सोहम रोहन को गुड्स सेल करेगा? नहीं. और अगर शिप रिटर्न आई पोर्ट पे तो सोहम विल सेल गुड्स टू रोहन. क्या सोहम ने गुड्स सेल करने पे एक कंडीशन लगाई? क्या कंडीशन थी? इफ शिप रिटर्न्स, इफ शिप रिटर्न्स. तो शिप का रिटर्न आना क्या किसी के हाथ में है? नहीं. ये अनसर्टन इवेंट है. इट हैपन, इट मे हैपन और मे नॉट हैपन. सो अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया. बिकॉज contingent contract are such a type of contract which depends upon the happening or non happening of event. अभी ये आ भी सकती है, वापस नहीं भी आ सकती है, उसके बेसिस पर इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड है. अल्टीमेटली अगर शिप वापस आ गई और सोहम ने रोहन को गुड्स सेल किए, तो वो गुड्स को क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट गुड्स. बेसिकली कॉन्टिंजेंट गुड्स का मतलब होता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गुड्स के साथ आप डील करने वाले हो, वो गुड्स को कॉन्टिंजेंट गुड्स बोला जाएगा. आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है बिटवीन द पार्टीज एंड यू आर गोइंग टू डील इन अ गुड्स. सो वो जो गुड्स है उसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्टिंजेंट गुड्स बोलेंगे. सो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या ये सेल है क्या? दैट इज नॉट कंसिडर एज सेल, दैट विल बी कंसिडर एज एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि वो अनसर्टन इवेंट होने के बाद हम गुड्स को सेल करने वाले हैं. तो क्या ये एग्रीमेंट इन फ्यूचर हो सकता है? सो दैट वुड बी कंसिडर एज एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स. अच्छे से हेड डाउन करके मत बैठो, अच्छे से बैठो. उन्नति, हेड डाउन करके मत बैठो. रोज मुझे बोलना पड़ता है उन्नति हेड डाउन करके मत बैठो, अच्छे से बैठो. क्या प्रॉब्लम है?
फर्स्ट बेंच पे बैठे हो तो अच्छे से कितना बैठना चाहिए? क्या हो गया तेरे को गौरव? इधर तेरे को नीचे है क्या? बोर्ड नीचे है, इधर ध्यान दो सब लोग। हाँ, सो टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स क्या होता है कल डिटेल में समझा, पूरा लेक्चर हमने गुड्स पे दिया। ओके, सो गुड्स के टाइप समझ गए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट। बोलो मेरे साथ, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट। फिर से बोलो, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट। एग्जिस्टिंग के 3 सब टाइप्स बोलो, स्पेसिफिक, एसरटेन, अनएसरटेन। फिर से बोलो, स्पेसिफिक, एसरटेन, अनएसरटेन। क्लियर है? कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं। अभी है डिलीवरी, गुड्स का डिलीवरी। क्या हमने अगर गुड्स बाय किया है तो डिलीवरी होता है गुड्स का। जैसे आप अगर मोबाइल फोन बाय करने जाते हो, एकदम ओवर एक्साइटेड रहते हो, तुरंत आप क्या करते हो, फोन को साथ में लेके आते हो। या फिर आपने अगर कोई बाइसिकल, जैसे मैंने बोला, ऑर्डर पे बनवाने दी, तो क्या तुरंत आपको मिलेंगे गुड्स? नहीं मिलेंगे। वो शॉपकीपर या वो सेलर क्या करेगा, आपको गुड्स का डिलीवरी देगा। सो ऐसा हो सकता है कि आप हैंड इन हैंड डिलीवरी लेके आओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स का डिलीवरी मिले। दोनों प्रोबेबिलिटीज है। अगर आप कार, क्या कार गुड्स है क्या? कार इज अ गुड। कार बाय करने गए और आपने कार खरीद ली, तो क्या वो शॉपकीपर पूरी कार उठा के आपके सर पे रख देता है क्या? नहीं। क्या करता है, उसके बिहाफ पे एक चाबी देगा, कीज देगा, है ना? तो वो जो की हो गई, क्या वो भी एक डिलीवरी का फॉर्म है? गुड्स के डिलीवरी का फॉर्म है। दैट वुड बी नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की सिंबॉलिक, सिंबॉलिक डिलीवरी पहले आया था कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा। एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड टू द बायर। आप फोन खरीदने गए, फोन उठा के लेकर आ गए, पैसे लेके, पैसे देके, सो वो हो गया, एक्चुअल डिलीवरी हो गया। फिजिकली आपने हाथों हाथ गुड्स का क्या किया है, पोजीशन ट्रांसफर कर लिया। एक है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है विदाउट चेंज इन कस्टडी। एक गोडाउन है, ओके, गोडाउन में 100 कॉटन बेल्स, 100 kgs ऑफ कॉटन बेल्स का क्या है, माल रखा है, स्टॉक रखा है। अभी गोडाउन का ओनर है, इमेजिन करो गोडाउन का ओनर जयेश है, और उसको गुड्स सेल करना है सोहम को। ठीक है, जयेश को गुड्स सेल करना है सोहम को। गोडाउन है, गोडाउन में गुड्स रखे हुए, ठीक है। अभी 100 बेल्स ऑफ कॉटन मतलब कितना स्टॉक रहेगा, पूरा की पूरा उठा के उसको सेल करेगा क्या? जयेश ने क्या बोला, सोहम एक काम कर, ये जो गुड्स मैं होल्ड करता था, अभी मेरे, मैं होल्ड नहीं करूंगा, वो गुड्स को कौन होल्ड करेगा? तू होल्ड करेगा। सो वो जो गोडाउन का केयर टेकर है, वॉचमैन है, वो वॉचमैन को क्या, वॉचमैन को बोला जयेश ने कि आज से ये जो स्टॉक है इसका नया मालिक कौन हो गया? सोहम हो गया नया मालिक। और क्या किया जयेश ने, सोहम को, जयेश ने सोहम को वो जो गोडाउन है उसकी कीज दे दी, गोडाउन की कीज हैंड ओवर कर दी। या फिर वो जो सारा स्टॉक था उसके डॉक्यूमेंटेशन या जो पेपर है, वो पेपर वर्क पूरा हैंड ओवर कर दिया, जिससे ओनरशिप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या चेंज इन कस्टडी हुआ है? गुड्स कहाँ पे है? अभी भी गोडाउन में ही पड़े हैं, बट क्या ओनर चेंज हो गया? यस, ओनर अभी चेंज हो गया। देर इज नो चेंज इन कस्टडी बट चेंज इन ओनरशिप। इसे बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। गुड्स का ट्रांसफर तो हुआ है, गुड्स का डिलीवरी तो हुआ है, बट क्या वो जगह में कोई चेंज हुआ है? नहीं, जगह में कोई चेंज नहीं हुआ है। कस्टडी विल रिमेन्स द सेम, जस्ट देयर वुड बी चेंज इन ओनरशिप। उसे बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नहीं, एजेंसी बिलमेंट का नहीं था ये, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आई गेस यूनिट 4 में आया था। नहीं, एजेंसी और बेलमेंट के जैसा नहीं। बेलमेंट में क्या ओनरशिप ट्रांसफर होता है? नहीं, हम जस्ट वो गुड्स किसी को यूज करने के लिए देते। एजेंसी में क्या सेल करते हैं, हमारे बिहाफ पे हम किसी को काम करने देते हैं। लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब अल्टीमेटली गुड्स को क्या किया है, हमने सेल किया है। अभी आप अगर गुड्स को सेल करोगे तो आइदर गुड्स खुद से लेके आओगे या कीज लेके आओगे,
या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब कस्टडी में कुछ चेंज नहीं होगा, बट क्या ओनरशिप में चेंज हो गया? ऑफ कोर्स ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन चेंज्ड। सो विद इफेक्ट विदाउट चेंज इन कस्टडी, actual possession of the things as in case of delivery by acknowledgement, delivery by atonement। क्या acknowledgement मतलब कौन था ओनर? जयेश था। क्या जयेश ने वो सारा स्टॉक का पेपर वर्क इसके नाम पे कर दिया, सोहम के? हाँ, तो क्या यहाँ पे डिलीवरी बाय अटॉनमेंट हो गया? यस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स विदाउट चेंज इन कस्टडी बट चेंज इन ओनरशिप। एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब गुड्स आपके नाम पे हुए हैं या गुड्स आपको दे दिए गए हैं, इसके लिए एक टोकन कुछ तो ट्रांसफर किया जा सकता है। टोकन मतलब कीज, कीज हो सकता है। गाड़ी की चाबी, हमने गाड़ी खरीद ली तो आपको क्या मिलती है? गाड़ी की चाबी मिलती है, पूरी की पूरी गाड़ी थोड़ी मिलती है ना? गाड़ी की चाबी देना ही इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी किसकी हुई है? आपकी हुई है। अल्टीमेटली दैट विल बी नोन एज symbolic delivery। When there is a delivery of a thing in token of transfer of something else, that is delivery of goods in course of transit may be made by handing over documents of title of goods like bill of lading, railway receipt। जैसे ट्रेन से, रेलवे से या फिर आपके जो नॉर्मल बस वगैरह से गुड्स, क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, करेक्ट है। तो उससे भी पहले सेलर ने या बायर ने क्या किया गया होता है? वो गुड्स को खरीद लिया होता है। सो उसने खरीद लिया, बायर ने गुड्स को खरीद लिया, मतलब उसके नाम पे एक बिल ऑफ लेडिंग चले जाता है। बिल ऑफ लेडिंग मतलब क्या? एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। इससे पता चलता है कि ओनरशिप क्या हो गई है? ओनरशिप चेंज हो गई है। सो वो पेपर ही ऐसा माना जाएगा कि ये क्या है? गुड्स का डिलीवरी हुआ, पेपर ही माना जाएगा। दैट विल बी गुड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, दैट इज नथिंग बट सिंबल। ये क्या है? टोकन है, सिंबल है, कीज की तरह काम करेगा। एक्चुअल डिलीवरी मतलब क्या? गुड्स का पोजीशन या गुड्स को फिजिकली ट्रांसफर करना। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब क्या? ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स बट विदाउट चेंज इन कस्टडी, कस्टडी में चेंज ना करते हुए गुड्स को भेज देना, ट्रांसफर कर देना। सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब क्या? गुड्स को ट्रांसफर करना विद द हेल्प ऑफ सम टोकन, जैसे कीज है, जैसे कोई एक्नॉलेजमेंट है, कोई पेपर वर्क है, बिल ऑफ लेडिंग है, रेलवे रिसिप्ट है। ये सारे टोकन से क्या पता चलेगा कि हमने गुड्स को डिलीवर कर दिया है या गुड्स को ट्रांसफर कर दिया है। दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। चलो थोड़ा सा लिख के ले लेंगे। ये एक ऐसा मैंने ग्राफ बनाया था गुड्स का, दिख रहा है? गुड्स के तीन टाइप, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट। एग्जिस्टिंग के तीन सब टाइप्स, स्पेसिफिक, एसेटेन, अनएसेटेन। ऐसा आपको एक मस्त ग्राफ बनाना है। अभी के लिए अपन इसको डिटेल में करेंगे, एग्जिस्टिंग को डिटेल में लिखेंगे, फिर फ्यूचर के गुड्स के नीचे फ्यूचर का मीनिंग, कॉन्टिंजेंट के नीचे कॉन्टिंजेंट का मीनिंग। यहाँ पे सेक्शन के साथ सब कुछ लिखा है। मैं से ग्राफ आपको आधा आधा करके बताती हूँ। लैंडस्केप लिखना चाहोगे कि नॉर्मल लिखते हो? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नॉर्मल लिखते हो? चलो लिखो, नॉर्मल लिखो। नॉर्मल में गुड्स में लिखो सेक्शन 27 के थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स में टाइप नंबर 1 लिखो, फिर उसके जो सब पार्ट है अपन 1A, 1B, 1C ऐसे लिखेंगे। 1A में क्या लिखोगे? एग्जिस्टिंग गुड्स सेक्शन नंबर 6। बस मैंने जितना लिखा है उतना उतना ही लिखना है। एग्जिस्टिंग गुड्स सेक्शन नंबर 6। जिस किसी को ट्री डायग्राम बनाना है वो बना सकते हैं। मुझे लगता है ट्री डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। Types of goods have no section. That will be nothing but goods. 27. ब्रेक हो गया क्या तुम लोगों का? आज 2:30 ब्रेक है।
अभी के लिए एग्जिस्टिंग का लिखो, फिर एग्जिस्टिंग के 3 सब पैटर्न लिखेंगे. नंबर 1 एग्जिस्टिंग गुड्स. अभी 1A 1B और 1C लिखो. चलो. 1A स्पेसिफिक गुड्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14. 214. लिख लिया. 1A 1B 1C मतलब हम 1 के सब टाइप्स. क्या ऐसे करूं क्या? हाँ. स्पेसिफिक लिख लिया. लिखना बाकी है. अच्छा अच्छा. स्पेसिफिक और असर्टेन लिख लो, फिर मैं अनअसर्टेन डिस्प्ले करती हूँ. तुमको समझा ना कैसे लिखना है? हाँ. नहीं समझा? देख, एग्जिस्टिंग गुड्स का मीनिंग लिख लिया. नहीं लिखा. बाजू वाले का देख के लिख. है देख, मैं इधर डिस्प्ले करती हूँ. आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. एंड वो एंड है मेरा. 14 214. हम टाइप्स ऑफ गुड्स लिख रहे हैं. उसमें नंबर 1 टाइप एग्जिस्टिंग, उसके 2 सब टाइप अभी लिख लो. थर्ड आई विल डिस्प्ले. हो गया क्या? हाँ. मत लिखो मत लिखो. जो है वो लिखो, जो नहीं है वो मत लिखो. इको पहले ही हो गया ना? हो गया. देन नंबर 2 लिखना अभी. 1A 1B 1C हो गया. नंबर 2 क्या है? फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 6. करो डिस्प्ले फ्यूचर गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स का सेक्शन 6 है. फ्यूचर गुड्स का 2 6 है. कॉन्टिंजेंट का 6 2 है. क्या चाहिए? ये 3 रह गए क्या? लिख लो. चलो अच्छे से लिखो. फ्यूचर गुड्स का बताती हूँ मैं क्या लिखना है. क्या हो गया आकांक्षा? हु सेड मैम? असर्टेन गुड्स मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट किया. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट किया और फिर बाद में उसने गिन के दिया. जैसे एक चावल का पोता रखा है वहां पे और आप गए 5 किलो चावल दे देना. सो आपने आइडेंटिफाई तो किया, बट असर्टेन करने का मतलब होता है मेजर करना, वेट करना. उसने जो भी वहां पे पोता रखा है उसमें से 5 किलो वेट किया, देन गिव इट टू यू. दैट इज नथिंग बट असर्टेनिंग द गुड्स. जो वहां पे बचे हुए हैं गुड्स, क्या वो असर्टेन है?
नहीं, कौन हाँ बोला? हमने जो वहां से काउंट करके 5 किलो लिए वो एसेटेन हो गए, बट जो बचे हुए गुड्स है वो अनकाउंटेड है, तो वो अनएसेटेन हो गए, बिकॉज दे हैव नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट अग्रीड अपॉन। रैंडमली अगर रखा रहेगा तो 20 किलो बचा है, बट स्टिल दैट विल बी अनएसेटेन, क्योंकि अलग अलग कस्टमर अलग अलग लेने आएंगे ना काउंट। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज असर्टेन, क्योंकि अगर उसके दुकान में कोई गुड्स आते हैं तो वो गिन के रखता है, नहीं तो उसकी वाट लग जाएगी, ऑडिटिंग के टाइम पे उसको लगेगा ना। बॉक्सेस के पहले क्या बोला? पूरे बॉक्सेस भरे हुए, अंदर क्या है? खाली। अच्छा, गुड्स है, हाँ। हाँ, 5 बॉक्स। बचे हुए जो बॉक्सेस है वो अनएसेटेड, करेक्ट। डन। अभी लिखो फ्यूचर गुड्स नंबर 2। फ्यूचर गुड्स में ये आपको दिख रहा है हाईलाइट किया हुआ, लिख लो। देन कॉन्टिंजेंट लिख लेना। फ्यूचर गुड्स में मैं चाहती हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसा लिखो, सेकेंड स्टेप प्रोड्यूस प्रिपेयर, थर्ड डिस्पैच। आप मीनिंग लिखने के बाद ये भी लिख लेना। राइट डाउन मीनिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप लिख लो। रोहन, दिख रहा नहीं है तो जगह आगे शिफ्ट कर। अभी के लिए सिर्फ फ्यूचर लिखो हाईलाइटेड, क्योंकि उसके आगे कुछ लिखना है। थोड़ी जगह बची क्या गुड्स के नीचे? 2-3 लाइन लिखना रह गया था गुड्स के मीनिंग के नीचे। जिसके पास जगह है वो लिख लो, नहीं जिसके पास जगह है वो मार्जिन में लिख लेना। Is an always agreement to sell, it never actual sell because a person cannot transfer which is not in existence. Yes. अच्छे से लिखना, आपके जो नोट्स है वो दूसरे वाले बैच को काम आएंगे अभी, बिकॉज तुम लोगों का ज्यादा टाइम है ना लेक्चर, उनका कम टाइम है। अगले बैच को मतलब कौन सी वाली बोल रही हूँ मैं? एग्जैक्ट फ्राइडे सैटरडे। 2-6 सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 फ्यूचर का, कॉन्टीजेंट का 6-2 सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। कॉन्टिंजेंट का क्यों लिख रहे हो बच्चों? कॉन्टिंजेंट का मत लिखो अभी, फ्यूचर के बाद ये लिखना है ना 3 स्टेप्स। फ्यूचर, एक मिनट, फ्यूचर गुड्स का मीनिंग लिख लिया? नहीं लिखा? अच्छा, हाँ, फ्यूचर गुड्स का मीनिंग लिख के रुक जाओ, वो भी लिखना है, जितना हाईलाइटेड है सब कुछ लिखना है, उसके बाद रुकना है। सागरिका दूसरे बैच में है क्या? हो गया? नहीं, कम नहीं होगा, मैं उनका थोड़ा ज्यादा टाइम रखूंगी। ऑफ कोर्स तुम दोनों को सेम लेवल पे चलाना है ना मुझे, उनका थोड़ा ज्यादा टाइम और लिखने के लिए कर, जैसे मैनेज होता है वैसे। ऐसा नहीं कि पूरा घर पे लिख पाऊंगी, अगर वो चाहते क्लास में लिखे तो क्लास में।
उल्टा बोल रही है बेटा, अपने 4 लेक्चर 1.5 घंटे के, उनके 2 लेक्चर 2 घंटे। कभी भी आकर बैठे तो। ये लिखो, जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया है, लेक्चर नंबर 1, आई एक्सपेक्ट कि वो फ्राइडे आना चाहिए, कंपलसरी, दैट इज कंपल्शन। बाकी डेज में बोल नहीं रही हूँ, फ्राइडे कॉलेज हो। फ्यूचर गुड्स के नीचे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप लिखना है, इसके लिए तो फ्यूचर के बाद पॉज होने बोला। ये मार्जिन में नहीं, ये फ्यूचर गुड्स के नीचे मार्जिन में क्या लिखना है बोलूंगी मैं। प्रोड्यूस, प्रिपेयर, मैन्युफैक्चर, ऑर्डर, जो भी है। कल आकांक्षा थी ना? नहीं। डन। राइट डाउन कॉन्टिंजेंट गुड्स। थर्ड स्टेप डिस्पैच। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, then write down the meaning. चलो, नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स इतना लिख दो बस। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेक्शन डिलीवरी ऑफ गुड्स में सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, 2 ऊपर का रह गया। 2 डिलीवरी ऑफ गुड्स लिख दो, नया पॉइंट, सेक्शन लिखो 2 डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैं डिक्टेट करती हूँ। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू from one person to another.
अभी लिखो टाइप्स ऑफ डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरीज। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, इसके मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट डाउन। एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। लिख गौरव, लिख। एक एक दो दो लाइन मीनिंग लिखना है बस। कोई डाउट है? एक मिनट। तीनों टाइप्स लिखने के बाद एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख लेना। दिख रहा है? गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। सेक्शन 2, 3 क्या बोलता है लिख लेना, आंसर लिखने के टाइम पे काम आएगा। कौन सा एग्जाम्पल? बाइंग अ पेन। हाँ, जितना हाईलाइट किया है उतना सब कुछ लिखना है। उसके बाद सेक्शन 2, 3 लिख लो स्टार मार्क करके। सेक्शन 2, 3 स्टार मार्क करके लिख लो। सब लिख लिया क्या? लिख फिर। एक दिन पूरा लेक्चर लिखवा है तो क्या करोगे तुम लोग? चलेगा? एक दिन सिर्फ पढ़ाना, पर वो इफेक्टिव नहीं हो।
ऋतुजा मोबाइल यूज करना हो गया? क्या तुम लोगों को इतना मोबाइल, 1 1.5 2 घंटे में किसके फोन मैसेज आते रहते तुम लोगों को? डन। वो नहीं लिख रही। आज मैं ज्यादा ही टाइम दे रही हूँ लिखने को। चलो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, दो चीजें होती है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि एक कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर उसका ओनर का नाम लिखा हो, जिसके ऊपर उसके ओनर का नाम लिखा हो। जैसे मैंने गोडाउन का एग्जाम्पल दिया था, गोडाउन में जो गुड्स है, क्या वो किसी के नाम पे रहेंगे? यस, किसी का तो ओनरशिप रहेगा। तो उनके पास क्या है? पेपर है, एक पेपर वर्क किया हुआ है और उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मिस्टर एक्सवाइजर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। और वो पेपर का टुकड़ा किसी को चलते चलते मिल जाए तो क्या वो क्लेम कर सकता है क्या खुद के लिए? नहीं, क्योंकि वो जो पेपर है, वो जो रिसिप्ट है, उस पे किसका नाम है? ओनर का नाम है, ओनर का नाम है। बट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब, अगर 50 की नोट किसी की गिर गई, 100 की नोट किसी की गिर गई और मुझे मिल गई, मेरे को पैसा मिल गया, उस पे नाम है क्या किसी का? कैन आई क्लेम दैट डॉक्यूमेंट? आई कैन क्लेम कि वो मेरा है। सो अल्टीमेटली डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे ओनर का नाम लिखा होता है, या गुड्स जिसको पजेस, गुड्स पे जिसका ओनरशिप है उसका नाम लिखा होता है। दैट इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। हमने गलती से वो पेपर या वो चिट्ठी उठा भी लिया, वो रिसिप्ट उठा भी लिया, तो क्या हम वो गुड्स पे क्लेम कर सकते हैं, अपना ओनरशिप जमा सकते हैं? नहीं। बट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसपे नाम होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट एग्जांपल मनी, पैसा। चेक इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिकॉज नेम इज गिवन और देयर, बट मनी, bearer check will be, cross check will be document of title ना, bearer check will be document showing title. So document showing title मतलब पेपर का ऐसा टुकड़ा जिसको दिखा के हम क्लेम कर सकते कि ये मेरा है। जैसे मेरे को नोट मिल गया, वो किसी का पढ़ा होगा गलती गलती से, मेरे को मिल गया, तो क्या वो मेरा हो गया? वैसे तो नहीं, बट लॉजिकली तो उस पे नाम नहीं लिखा हुआ। या फिर मैं मेरा 100 का नोट आपको देकर आपके पास का 100 का नोट मैं रखूं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिकॉज नो नेम इज गिवन ओवर देयर, दैट विल बी नोन एज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या क्या आएगा? बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, आरआर मतलब रेलवे रिसिट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट इज बेसिकली टाइप ऑफ रिसिट और अ डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर किसका नाम लिखा होता है? ओनर का नाम लिखा होता है। जैसे अभी कैरेज में गुड्स वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांसफर होते हैं या फिर एक्सपोर्ट होते हैं अनदर कंट्रीज में, तो क्या उस पे उसका कोई एक पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसके ऊपर ओनर ऑफ द गुड्स का नाम लिखा हुआ होगा? दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। हमें वो मिल भी जाए तो भी हम क्लेम नहीं कर सकते वो।
ऑफ कोर्स यस, बट प्रॉपर्टी डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सोगा। आता है क्या? नहीं आता है। क्या प्रॉपर्टी मूवेबल है? प्रॉपर्टी इज नॉट मूवेबल, सो इट डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। सोगा इज स्पेसिफिकली फॉर द गुड्स, और गुड्स का डेफिनेशन एकदम क्लियर है। क्या गुड्स इंटेंजिबल भी होंगे? होंगे। टेंजिबल भी होंगे। फिक्स्ड भी होंगे। व्हेन वी एग्री टू सीवियर इट, वो आएगा पोगा में। प्रॉपर्टी जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, वैसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड एक टैक्स एक्ट है, उसमें आएगा प्रॉपर्टी की सारी चीजें। एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इट मेयरली शोज द पर्सन नेम इन द नेम ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंटाइटल टू बी रिप्रेजेंटेड बाय इट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में उन्होंने शेयर सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल दिया है। प्रीवियसली बहुत पहले शेयर सर्टिफिकेट मैनुअल हुआ करते थे, शेयर्स मैनुअल हुआ करते थे, और उस पर नाम नहीं हुआ करता था। सपोज मैंने टाटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 10 शेयर खरीदे, एक शेयर है 100 रुपए का, ऐसे मैंने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे। मेरे पास एक पेपर, मुझे एक डॉक्यूमेंट मिलता था जिसे शेयर सर्टिफिकेट बोला जाएगा, बिकॉज दैट विल बी अ प्रूफ कि मेरे पास ये कंपनी के शेयर है, मैंने खरीदे, आई एम शेयर होल्डर, बट उस पर नाम नहीं लिखा होता है शेयर होल्डर का, उस पर नाम नहीं लिखा होता है। माई नेम इज एडेड इन द कंपनीज लिस्ट, बट वो जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पर नाम नहीं है। गलती से मैंने अगर वो खो दिया, मेरे हाथ से वो डॉक्यूमेंट गिर गया, सर्टिफिकेट गिर गया, और वो साक्षी को मिल गया, तो क्या साक्षी टाटा कंपनी में जाके या टाटा इंडस्ट्रीज में जाके क्लेम कर सकती है या उसको रीसेल कर सकती है? कर सकती है। प्रीवियसली शेयर्स का थोड़ा मैनुअल था, शेयर्स का थोड़ा मैनुअल था, बट अभी आजकल पूरा डिमैट हो गया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, रिस्क फ्री है पूरा। डिमैट हो गया है, जो वो उसका अपना फोन से डील करता है, फोन से ट्रेड करता है। पहले फिजिकल होते थे शेयर सर्टिफिकेट, मैनुअल होते थे। सो जिसने शेयर खरीदना है उसके पास वो सर्टिफिकेट आता था, और इन केस अगर किसी ने वो उठा लिया गलती से या गुम गया, खो गया, तो वो इंसान क्लेम कर पाता था कि ये मैंने शेयर खरीदे हैं, या मेरे रिलेटिव लिस्ट में नाम, लाइक अपना बेरर चेक होता है वैसे, तो हम उसके पैसे क्लेम कर सकते थे। और पहले ऐसा भी नहीं था कि पैसे आपके डायरेक्टली जो लिंक्ड अकाउंट है उसमें आते हैं, पहले तो आपको कैश भी दिया जाता था। तो ये डिफॉल्ट होना इजी था, बट नाउ डेज इट इज कंप्लीटली चेंज्ड। इसके लिए मैंने आपको कैश का एग्जाम्पल दिया। गिरा हुआ पैसा, पड़ा हुआ पैसा अगर अपन ने उठा लिया, तो अल्टीमेटली वी कैन क्लेम दैट अमाउंट। दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो होता है उसको हम क्लेम नहीं कर सकते, हमें मिल भी जाए तो भी हम क्लेम नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई एक चेक है, चेक पे नाम वाम लिखा है, क्रॉस कर रखा है, हमें चेक मिल भी जाए, कुछ फायदा है क्या उसका? अल्टीमेटली नॉट, अल्टीमेटली नॉट। हम बैंक में जाके बोल भी दे कि ये मेरे नाम पे का चेक है, पर जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें ही जो वो चेक जाएगा, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। पहला फिर कंपनी के प्रोस्पेक्टस आते थे, जैसे न्यूज़पेपर आते हैं ना, न्यूज बुलेटिन या न्यूज़पेपर, वैसे हर टाइम पे कंपनी के प्रोस्पेक्टस आते थे, क्या उतार चढ़ाव है क्या नहीं। लोग पहले वो स्विंग ट्रेडिंग जो होता है, डेली बेसिस से खरीद बेच, इंट्राडे वगैरह जो होता है, पहले इतना नहीं था। पहले के लोग यूज टू बिलीव इन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, फिक्स्ड। तो लोग क्या करते थे, एसआईपीज वगैरह लॉन्ग टर्म के लिए कर करके रखते थे, 10 साल 15 साल। इतने फ्लक्चुएशंस नहीं, फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट में थे, बट अभी जो है ड्यू टू इंक्रीज इन कंपटीशन, बट पहले इतना नहीं था। पहले के लोग प्रेफर करते थे कि हम लॉन्ग टर्म करके रखेंगे, अपने फ्यूचर के लोगों को काम आएगा, मेंटालिटी ऐसा था, इसके लिए इट वाज इजी फॉर देम। एग्जैक्टली, अगर अपने दादा परदादा ने शेयर्स लेके रखे होंगे उनके जमाने में, तो मतलब अपनी तो चांदी होनी चाहिए। मेरे केस में तो नहीं है ऐसा। इट इज का फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी जैसा। और मैं कुछ टर्म समझा रही हूँ इसमें, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल समझ गया, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल समझ गया,
गुड्स का मीनिंग समझ गया, गुड्स के टाइप समझ गए। कॉन्टिंजेंट गुड्स मतलब क्या? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गुड्स में डील कर रहा है वो कॉन्टिंजेंट गुड्स। अभी है मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट इज नथिंग बट एजेंट। अगर किसी प्रिंसिपल ने किसी एक पर्सन को हायर किया है उसके बिहाफ पे गुड्स को सेल करने के लिए, गुड्स को बाय करने के लिए, गुड्स को डिस्पैच करने के लिए, सो वो पर्सन अल्टीमेटली क्या माना जाएगा? मर्केंटाइल एजेंट माना जाएगा, बिकॉज दैट एजेंट विल टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल टू कंसाइन गुड्स। कंसाइन का मतलब होता है बाय कर, सेल कर, पैसे कलेक्ट कर, गुड्स का डिलीवरी दे, गुड्स को स्टॉक में रख, जो भी गुड्स के रिगार्डिंग सारी चीजें हैं वो कौन करेगा? एजेंट करेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल ने उसको अपॉइंट किया है। अभी एक और कंसेप्ट है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में माना जाएगा ओनरशिप। ओनरशिप, ये सपोज गुड्स या ये फोन मेरा है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरा है। क्यों? क्योंकि इस पे या ये गुड्स पे ओनरशिप किसका हुआ? पर्टिकुलरली मेरा हुआ। ये एक्सप्लेनेशन देने का रीजन ये है क्योंकि अगर मैंने प्रॉपर्टी बोला तो मे बी कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। प्रॉपर्टी का मतलब तो फिक्स्ड है और वो तो मूवेबल नहीं है, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा नहीं। सो प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। उसमें भी टाइप है, एक है जनरल प्रॉपर्टी और एक है स्पेशल प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी राइट और क्वालिफाइड इन प्रॉपर्टी सच एज प्लेज ऑल लॉफुल प्रोसेसर। ये एक है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब है जिसका खुद का गुड्स का ओनरशिप है, क्या वही पर्सन वो गुड्स को सेल कर सकता है? हाँ, ये मोबाइल फोन मेरा है तो मैं ये किसी को भी सेल कर सकती हूँ, राइट? बट कोई ये फोन उठा के लेके गया और उसने फोन सेल कर दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा। या अगर मैंने ये फोन बेलमेंट पे दिया, 2 दिन मेरे दोस्त को यूज करने के लिए दिया, उसने 2 दिन में इसको सेल वेल करके पैसे ले लिया, सेल करके मोकड़ा हो गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसका ओनरशिप है वो गुड्स पे, वही पर्सन वो गुड्स को क्या कर पाएगा? सेल कर पाएगा, रीसेल कर पाएगा, कंसाइन कर पाएगा। जनरल प्रॉपर्टी, द absolute ownership usually of a personal property within right of complete domain over it. जनरल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी जिसके ऊपर क्या है? वो पर्सन का कंप्लीट डोमेन है, कंप्लीट ओनरशिप है। देन है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जिसके लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा है, जिसका देना आने से ज्यादा है, बस इतना। एंड दैट पर्सन इज अनेबल टू पे हिज ड्यूज। अगर कोई पर्सन का लाइबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो बट स्टिल वो उसके ड्यूज पे कर रहा हो तो उसे हम सॉल्वेंट मानेंगे, क्योंकि अभी तक कोर्ट से उसको इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट नहीं किया है। कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट तभी माना जाएगा व्हेन इज एसेट आर ग्रेटर देन, when his liability are greater than asset and that person is unable to pay the dues। ये एग्जैक्ट ऐसा क्लैरिफिकेशन सीए फाइनल के बच्चे ही बोलेंगे, नहीं तो आप सीए फाउंडेशन के लेवल पे आपको बस इतना पता होता है कि लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो तो इंसॉल्वेंट हो। ऐसा नहीं होता है। एसेट, लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो प्लस वो पर्सन उसके ड्यूज देने के लिए एबल नहीं हो, दैट इज इंसॉल्वेंट। प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस इज नथिंग बट अ कंसिडरेशन। जो हम एक्सचेंज में पैसा देते हैं दैट इज व्हाट? प्राइस। हाँ, सोगा का इट इज इसेंशियल रिक्वायरमेंट कि आपका डीलिंग प्राइस में होना चाहिए। ये जो बार्टर एक्सचेंज है क्या वो सोगा में आएगा? नहीं आएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि जो आपने गुड्स खरीदी किए हैं या जो गुड्स आपने सेल किए हैं दैट शुड पर्टिकुलरली फॉर एनी प्राइस। क्या वो प्राइस का एडिक्वेट होना जरूरी है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्राइस कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, बट क्या पर्टिकुलरली कंसिडरेशन शुड बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस? अभी दो चीजें, फ्यूचर गुड्स में मैंने एक चीज बोली थी आपको कि ये
एग्रीमेंट टू सेल है, एक होता है सेल और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल। आपको फ्यूचर वाली कंसेप्ट कौन सी लग रही है? एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं टू सेल गुड्स इन नियर फ्यूचर, दैट विल बी नथिंग बट एग्रीमेंट टू सेल। Section 4(1) says a contract of sale of good is a contract whereby seller transfers or agreed to transfer property in a goods to buyer. सेलर बायर को एक तो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है फॉर सम कंसिडरेशन या फिर ट्रांसफर करने का एग्री कर रहा है, दोनों केस में वो क्या माना जाएगा? वो क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा। देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंडीशनल हो सकता है। कंडीशनल कैसे? आई विल सेल गुड्स टू यू ओनली इफ द शिप रिटर्न्स, तो ये कॉन्टिजेंट हो गया। क्या ये कंडीशन लगा दी मैंने? हाँ, सो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी कंडीशनल, मे नॉट बी कंडीशनल। Where under the contract of sale, property transferred to the seller, sale from the seller to buyer, contract is known as sale। जहां पे सेलर से बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वहां पे क्या माना जाएगा? वी विल कंसीडर क्या हो गया है? सेल हो गया है। बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी टेक प्लेस एज फ्यूचर टाइम। क्या मैं फ्यूचर गुड्स बोल सकती हूँ? मतलब क्या प्रॉपर्टी मेरी अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, ट्रांसफर होने वाली है, बातचीत हो गई है, इन फ्यूचर हम गुड्स को ट्रांसफर करेंगे, सो दैट विल बी नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब है सेलर टू बायर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है सेलर टू बायर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है इन नियर फ्यूचर। सो एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल both are the contract of sale, both are considered as contract of sale under SOGA, Sales of Goods Act 1930। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बन जाएगा? व्हेन एग्रीमेंट टू सेल विल बी सेल, जब गुड्स को क्या कर दिया जाएगा? गुड्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली द एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल, an agreement to sell becomes sale when the time lapse or the conditions are fulfilled with subject to the property of goods transfer। जैसे सेलर ने गुड्स को उसके पास रखा है, सेलर क्या बोल रहा है? पहले क्या करो, प्राइस दो, पहले पैसा दो इसका, तभी जाके मैं वो क्या करूंगा, गुड्स ट्रांसफर करूंगा। बायर ने 2 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में, तो अल्टीमेटली क्या वो सेल हो गया? यस, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी अबाउट पेइंग द प्राइस वो कंप्लीट हो गई है, so that will become now sell। मिनिमम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज का होना जरूरी है? मिनिमम 2 पार्टीज, 2 से ज्यादा चलेंगे? चलेगा, कम से कम 2 होने चाहिए। सो जो सेल या एग्रीमेंट टू सेल है, क्या इसमें 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है? एक है बायर और एक है सेलर। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड ऑलवेज बी गुड्स दैट वुड बी मूवेबल, दैट विल बी मूवेबल। अगर मूवेबल है तभी जाके हम पोजीशन ट्रांसफर करेंगे। आइदर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर सकते हैं, आइदर सिंबॉलिक डिलीवरी कर सकते हैं, या फिर फिजिकल डिलीवरी दैट इज एक्चुअल डिलीवरी कर सकते हैं। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस देख लेंगे। सेल का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे ओनरशिप। ओनरशिप क्या? ओनरशिप पासेस टू द बायर इमीडिएटली। पैसा दिया, फोन खरीद लिया, पैसा देकर फोन खरीद लिया, क्या सेल हो गया? हाँ हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है क्या बायर को? तुरंत नहीं, इमीडिएटली नहीं, कब होगी? फ्यूचर डेट। प्रॉपर्टी विल ट्रांसफर टू बायर एट फ्यूचर डेट। देन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल को एग्जीक्यूटेड माने तो चलेगा। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशन ऑलरेडी फुलफिल कर दिए हैं, दैट इज एग्जीक्यूटेड। क्या मैं एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूटरी बोलूंगी?
एग्जीक्यूटरी मतलब नियर फ्यूचर में हम हमारा ऑब्लिगेशन क्या करने वाले हैं, फुलफिल करने वाले हैं। अगर सेल जो सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो सेल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, कैसे? द सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी देयर इन टू द बायर। सेल होने का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाना। अभी क्या है, बायर ने क्या किया, सेलर को बोला सर मैं पैसे आपको शाम तक दे दूंगा, और सेलर ने क्या किया, गुड्स को बायर को दे दिया। गुड्स को बायर को देना मतलब ही क्या, सेल हुआ। इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, सेल हो गया। और अभी अगर ब्रीच हुआ, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो सेलर के पास क्या ऑप्शन होता है? सेलर के पास क्या ऑप्शन होता है? टू स्यू द बायर फॉर द प्राइस। क्या सेलर वो गुड्स वापस ले सकता है? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। Seller just can claim for money, not for the goods. Why? Because already goods have been transferred. Already sell हो चुका है, ऑलरेडी सेल हो चुका है। लास्ट वाले पॉइंट तक ऐसा समझो, इसमें और चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी। सो सेल के केस में अगर लेट से कोई कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए हैं, मतलब बायर को उसका, सेलर को उसका पैसा नहीं मिला है, तो कैन ही क्लेम हिज गुड्स बैक? आंसर इज नो। सेलर कैन स्यू बायर फॉर द प्राइस। तूने गुड्स ले लिए, यूज कर लिए, जैसे बायर 1 किलो चावल लेके गया, 1 किलो चावल उसने पका के खा लिया, अभी तक पैसा देना बाकी है। अभी सेलर क्या करे, उसके पेट में से चावल निकालेगा क्या? नहीं, अल्टीमेटली ही कैन स्यू बायर फॉर द प्राइस, स्यू करेगा। प्रॉपर्टी और घर का एग्जाम्पल मत लो। That will be sale. Exactly. That person can claim only for money. Sue buyer only for money. सी, पैसा दिया है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में हमने गुड्स को ट्रांसफर किया है या नहीं किया है उससे फर्क पड़ता है ना। अगर गुड्स को बायर को ट्रांसफर कर दिया है तो वो सेल। अगर गुड्स को बायर को ट्रांसफर करना है एट फ्यूचर डेट तो वो एग्रीमेंट टू सेल। पैसे का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। हम गुड्स के टर्म्स में बात करेंगे इसके लिए, नहीं तो कोई ऐसा भी सोच सकता है कि अभी तक तो पैसा दिया नहीं तो वो सेल नहीं है। दैट इज नॉट द केस। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल विल ऑलवेज बी कंसिडर इन टर्म्स ऑफ गुड्स। बट रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, या फिर बायर ने बोला जाओ मेरे को परफॉर्म नहीं करना, या सेलर ने बोला परफॉर्म नहीं करना, तो ये केस में अग्रीव पार्टी कैन सू फॉर डैमेजेस नॉट फॉर द प्राइस। बाय बिकॉज अभी तक गुड्स ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, और अगर गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ है, किसके पोजीशन में है गुड्स अभी तक? सेलर के पोजीशन में है, और वो बायर के नाम से साइड में निकाल के रखा है। सेलर ने, बायर आया था सेलर के पास, एक सैमसंग का फोन साइड में रखवा के गया, सैमसंग का फोन साइड में रखवा के गया, और बाद में बायर ने फोन किया, सॉरी सर मेरे को फोन बाय नहीं करना है। ये केस में क्या बायर ने पैसा दिया था क्या? नहीं, बस एग्रीमेंट टू सेल कर कर गया था। सेलर ने उसके नाम का गुड साइड में रखा था। बट क्या सेलर डैमेजेस क्लेम कर सकता है? हाँ, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, प्राइस का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि अभी तक गुड्स का डिलीवरी नहीं हुआ है तो प्राइस दिया ही नहीं होगा। लायबिलिटी फॉर पार्टीज, अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, कोई गुड्स खरीदने के बाद अगर आपके हाथ से वो टूट गया, तो जिम्मेदारी किसकी? बायर की। बायर वुड बी लायबल फॉर एनी सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्सिक्वेंट लॉस मतलब गुड्स बाद में खराबी हो गया तो। बट अगर एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है, गुड्स निकाल के रखा है साइड में, और वो टूट गया, खराब हो गया, किसकी जिम्मेदारी? सेलर की जिम्मेदारी, क्योंकि अभी तक गुड्स हमने ट्रांसफर ही नहीं किया है। बर्डन ऑफ रिस्क, क्या रिस्क किसका होता है? जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। तो सेल में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है? यस, सेल में ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर, सो रिस्क विल बी ऑफ बायर।
बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है? नहीं। तो अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसके लिए रिस्क किसका रहेगा? सेलर का, मतलब जिसका ओनरशिप है उसका। सेल है, सेल में एक राइट होता है, क्रिएट जस्ट इन ड्रीम। जस्ट इन ड्रीम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट ऑल। राइट अगेंस्ट ऑल कैसे? मैंने अगर कोई मैगी का पैकेट खरीद के लाया है, मैंने मैगी बना के खाने के लिए खरीद के लाया होगा, मैंने खरीदा है मैगी का पैकेट पूरे 12 कितने रुपए में, 14 में आती क्या? हाँ, 14 रुपीज देके, पूरे 14 रुपए देके मैंने मेरा मैगी का पैकेट खरीदा है। अभी मैं उसको बनाऊं, ऐसे ऊपर से डाल के बनाऊं, या ऐसे बाउल में फेंक के मारूं, या कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। क्यों? क्योंकि आई हैव राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, आई हैव राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, है ना? तो मैगी के साथ कुछ भी करना या क्या करना, किसका राइट होगा? मेरा राइट होगा। सेल के केस में देयर इज सेल क्रिएट राइट जस्ट इन ड्रीम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट ऑल। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूं। अभी ये फोन मेरा है, मैं इसको किसी को फेंक के मारूं, या नीचे फेंक के तोड़ दूं, या किसी को बेचूं, या प्लेज करूं, या बेलमेंट करूं, मर्जी किसकी रहेगी? मेरी मर्जी। बिकॉज आई हैव राइट अगेंस्ट ऑल, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। बट एग्रीमेंट टू सेल में इट इज राइट जस्ट इन पर्सन, मतलब राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया है, या एग्रीमेंट टू सेल गुड्स में क्या किया है? डील किया है। रीसेल, अभी रीसेल की जब बात आती है, सेल के केस में क्या सेलर रीसेल कर सकेगा गुड्स? नहीं, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, क्योंकि सेलर ने ऑलरेडी गुड्स किसको दे दिए है? बायर को। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है यहाँ पे, सो सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। बट एग्रीमेंट टू सेल में कैन सेलर रीसेल द गुड्स? कर सकता है। अगर उसको प्राइस नहीं मिला, पैसा नहीं मिला टाइम से, या कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो ही कैन रीसेल द गुड्स। सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, कहां पे? सेल के केस में। सेल के केस में अगर सेलर हो गया इंसॉल्वेंट, तो क्या करे? सेलर इंसॉल्वेंट हुआ है और अभी तक बायर ने उसका पैसा नहीं दिया है, मतलब सेलर ने बायर को एक फोन बेचा जिसका पैसा आना है 50,000 रुपया, गुड्स दे दिया, पहचान थी, गुड्स दे दिया, तो क्या ये सेल है? हाँ, सेल है, बिकॉज देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पैसा आना बाकी है, बायर टू सेलर, कितना पैसा आना बाकी है? 50,000 रुपया, उसको उठाओ। हाँ, 50,000 रुपया आना बाकी है। यहाँ पे इन बिटवीन ऐसा हुआ कि सेलर क्या हो गया? सेलर हो गया इंसॉल्वेंट। सेलर हो गया इंसॉल्वेंट। सेलर के जो आने हैं पैसे, सेलर के जो आने हैं पैसे, वो उसके लाइबिलिटी से क्या है? कम है। एसेट और लेस देन लाइबिलिटीज के लिए वो इंसॉल्वेंट हो गया। सो द ऑफिशियल असाइनी will not able to take over the goods but will recover the price from the buyer। यहाँ पे क्या ऑफिशियल असाइनी बायर से प्राइस रिकवर कर सकता है? डेफिनेटली प्राइस रिकवर कर सकता है। इनफैक्ट पहला वाला जो पॉइंट, सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस, डेफिनेटली। क्या प्राइस के लिए सेलर स्यू करेगा? मेरा पैसा वापस दे, क्या मेरे गुड्स वापस दे, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा, बिकॉज दैट इज अ केस ऑफ सेल। सिर्फ सेल में ऐसा मत कंसीडर करो कि कोई गुड्स है, ऐसा भी कंसीडर करो कोई इडेबल गुड्स है। अगर बायर ने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है तो अल्टीमेटली सेलर कैन जस्ट स्यू फॉर द प्राइस, नॉट फॉर द गुड्स। प्राइस के लिए स्यू करेगा अगर सेलर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया है। और अगर एग्रीमेंट टू सेल में, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वो जो गुड्स है साइड में रख रखे हैं, वो किसके है? बायर के। फ्यूचर में गुड्स को क्या करना है? ट्रांसफर करना है, फ्यूचर में डिलीवरी करना है, बिकॉज दैट इज अ फ्यूचर गुड्स। यहाँ पे सेलर हो गया इंसॉल्वेंट। अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है तो क्या कोर्ट के लोग आके उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं? बिकॉज दे आर लाइबल टू पे, डेट्स पे ऑफ करने के लिए। सो लोग आ गए, ऑफिशियल असाइनी आए, क्या वो जो गुड साइड में रख रखा है वो प्रॉपर्टी के पे कब्जा कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं।
ऑफिशियल असाइनी विल अक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स. ऑफिशियल असाइनी विल अक्वायर कंट्रोल ओवर द गुड्स जो बायर को सेंड करने के लिए बाजू में रखा है, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है. अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट से अगर वो एडजुडिकेट होता है इंसॉल्वेंट, तो ऑफिशियल असाइनीज आते हैं उनके घर पे. और क्यों? क्योंकि उनके जो लाइबिलिटीज वगैरह पे ऑफ करने होते हैं, जो भी उनके घर पे एसेट्स है, फर्नीचर है, प्रॉपर्टी है, उस पे क्या करते हैं वो कब्जा करते हैं और सारी डेट्स को पे ऑफ किया जाता है, बैंक के लोग घर पे आ जाते हैं. सो सेल के केस में ऑफिशियल असाइनी गुड्स पे कब्जा कर सकते हैं क्या? नहीं. दे कैन जस्ट sue buyer for the price, but agreement to sell के केस में ऑफिशियल असाइनी कैन टेक कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि अभी तक वो ओनरशिप किसका है? सेलर का ही है. बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो बायर इंसॉल्वेंट हुआ, ही कुड नॉट पे द प्राइस, फिर बैड डेट्स नहीं, फिर ऑफिशियल असाइनी बायर के घर पे आएंगे और वो गुड्स उठा के लेके जाएंगे. ऑफिशियल असाइनी विल कम टू बायर्स हाउस. ऑफिशियल असाइनी यहाँ पे अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो एग्रीमेंट टू सेल में, बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या ऑफिशियल असाइनी गुड्स पे कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली गुड्स किसका है? पास है, सेलर के पास ही है, तो बायर के सवाल ही नहीं आता. ऑफिशियल असाइनी सी हमको दो सिचुएशन दिए हैं. सेलर अगर सेल या एग्रीमेंट टू सेल में सेलर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या करे, या सेल या एग्रीमेंट टू सेल में बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या करे. पहला केस है, अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है तो सेल के केस में सेलर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या वो प्राइस पे प्राइस के लिए स्यू कर सकता है? हाँ. बट क्या गुड्स के लिए? नो, क्योंकि सेल हो चुका है. एग्रीमेंट टू सेल के केस में अगर सेलर इंसॉल्वेंट हुआ तो ऑफिशियल असाइनी वो गुड्स पे कब्जा कर लेंगे. हाँ, सेलर के पास देने के लिए कुछ पैसा नहीं है, वो जो साइड में गुड्स रखा था लेके जाएंगे. अभी दूसरा सिनारियो, इफ बायर गेट इंसॉल्वेंट, कहा? सेल में. सेल में बायर इंसॉल्वेंट हुआ मतलब ही कुड नॉट पे द प्राइस, राइट? ही कुड नॉट पे द प्राइस, एंड इफ ही कुड नॉट पे द प्राइस, क्या कोर्ट के लोग आकर उसका गुड्स ले जाएंगे? ले जाएंगे, उसका गुड्स ले जाएंगे. एंड एग्रीमेंट टू सेल के केस में व्हाट इफ बायर गेट इंसॉल्वेंट, ऑफिशियल असाइनी कैन नॉट टेक कंट्रोल ओवर द गुड्स, क्योंकि गुड्स किसके पास है? अभी तो सेलर के पास है. हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? ऑफिशियल असाइनी मतलब जो ऐसे लोग जो कि कोर्ट ने अपॉइंट किए हैं, कोर्ट ने डिसाइड किए हैं. ऑफिशियल असाइनी तब अपॉइंट किए जाते हैं जब अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया या कोई माइनर का गार्डियन है, उसके मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई सेल परचेस के केस में प्रॉब्लम है, तो ऑफिशियल असाइनी मतलब एजेंट्स, पर्सन्स अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. ये इंसॉल्वेंट हो गया है, जाओ इसके घर पे जाके देख के आओ. ये तो बोल रहा है कि 50 लाख का प्रॉपर्टी है, सच में जाके क्रॉस चेक करके आओ, क्या 50 लाख का प्रॉपर्टी है क्या, या उससे ज्यादा है, या इंसॉल्वेंट बनने के लिए या डेट माफ करने के लिए ऐसा बोल रहा है. तो इसके लिए ऑफिशियल असाइनी क्रॉस चेक करने के लिए भेजे जाते हैं. वो ब्राइब दे. ऑफिशियल असाइनी को ब्राइब दी, नहीं पकड़े गए तो नहीं पकड़े गए, पकड़े गए तो पकड़े गए, ऐसी बात है. अल्टीमेटली क्या है? ब्राइब दिया. लॉ नीड्स प्रूफ फॉर एवरीथिंग. इफ यू हैव प्रूफ देन हो सकता है. अगर प्रूफ नहीं है, ब्राइब दे दिया आराम से और ऑफिशियल असाइनी ने मान लिया या उसको इंसॉल्वेंट कर दिया एडजुडिकेट, तो कुछ नहीं कर सकते. ये जो मैंने अच्छी सी ड्राइंग निकाली है, दिख रही है? दिख रही है? ओके. अरे मेरी ड्राइंग बहुत एक नंबर है, आपको अभी आपको पता चल गया होगा ना. हाँ, एग्जैक्टली exactly. ट्रक है, मतलब देखो कितनी मस्त ड्राइंग होगी मेरी. अभी क्या है, ये राधिका मैम दिख रही है, मतलब मैं, मेरे को और एक साइड बिजनेस चालू करना है, और एक बिजनेस चालू करना है, अर्निंग सोर्स होने चाहिए 4-5. तो मैंने क्या सोचा कि अपन क्या करेंगे, ट्रक लेंगे,
एक ऐसा बड़ा ट्रक बाय करेंगे और जिसमें एक ड्राइवर को अपॉइंट कर देंगे ट्रक चलाने के लिए, और एक लोकेशन से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपन क्या करेंगे, उसको रेंट पे दे देंगे। पर डे के हिसाब से रेंट कमाएंगे, 5,000, 3,000, 2,000 जो भी है। बट मैं गई ट्रक लेने शोरूम में, दिख रहा है शोरूम, 4 ट्रक पड़े, ये सामने की साइड दिख रही है, पीछे का मैंने निकाला नहीं क्योंकि आप लोग बहुत मेरी ड्राइंग से एकदम खुश हो जाते थे इसके लिए। तो ये सामने 4 ट्रक थी। मैंने सोचा कि ट्रक आ जाएगी मेरे बजट में, मेरा बजट मतलब 2 लाख का बजट होता है, 2 लाख 3 लाख बस, मेरा उतना ही बजट था। एग्जैक्टली ये मैंने नहीं सोचा। अभी मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने सोचा कुछ करे, बिजनेस करे, तो मैं चली गई शोरूम में। शोरूम का ओनर दिख रहा है, मिस्टर ओनर हंस रहा है, मिस्टर ओनर है ये शोरूम का। तो इसके पास अलग अलग सारे टाइप के मस्त मस्त ट्रक है। मैंने बोला सर ये ट्रक दिखाओ, ये जो जो ट्रक को मैंने क्या किया, मार्क किया, वो ट्रक दिखाओ बोला। फिर वो ट्रक की मैंने टेस्ट ड्राइव तो नहीं ले सकती थी क्योंकि ट्रक ड्राइव करना नहीं आता है मुझे, उसके सारे फीचर्स वगैरह समझ के लिए सारी चीजें उसकी अंडरस्टैंड करके ली, और फाइनल प्राइस पूछा। वो ओनर बोला मैम 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए। तो मेरे को पहले तो सोचना पड़ा कि 20 के ऊपर कितने डिजिट्स, कितने जीरो देने चाहिए। तो मैंने सोचा बाप रे 20 लाख रुपए मतलब ये मेरे बजट के कई ज्यादा ऊपर है। तो मैं अपना दुखी होके निकल गई वहां से, नहीं हो सकता कुछ अपना, दुखी होके निकल गई और घर पे आ गई। फिर मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि ये केस में अगर बैंक वाले कुछ हेल्प कर सके तो वी कैन गो टू बैंक। देन फिर मैंने मेरे दोस्त की एडवाइस मान के आई वेंट टू एसबीआई बैंक। आई वेंट टू एसबीआई बैंक। मैंने बैंक वाले मैनेजर के साथ मीटिंग की, बातचीत की, बोला सर मेरे को एक ट्रक खरीदना है जिसका अमाउंट 20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपीज। ओके, 20 लाख रुपया है और मेरा इतना पेइंग कैपेबिलिटी नहीं है राइट नाउ कि मैं 20 लाख रुपया पे कर सकूं। तो बैंक वाले मैनेजर बोले मैम इतनी सी बात, मैनेजर को मेरी क्रेडिटेबिलिटी के बारे में अच्छे से पता है। सो बोले मैम इतनी सी बात है ना, टेंशन मत लो, आपके बिहाफ पे हम ट्रक खरीदेंगे। मैंने बोला मेरे को उसका क्या फायदा मिलेगा, आप ट्रक खरीदोगे तो आपकी ट्रक हुई ना। तो मैनेजर ने बोला आपके बिहाफ पे मतलब आपके लिए मैं ट्रक खरीदूंगा या आपके लिए हमारी बैंक ट्रक खरीदेगी। मैंने बोला इससे भी मेरे को क्या फायदा, ट्रक तो बैंक के नाम पे रहेगी, मैं क्या करूं इसका। मैनेजर ने समझाया कि हमने ट्रक खरीद भी लिया हमारे नाम पे, फिर भी हम आपको उसको यूज करने को देंगे, हम आपको उसको यूज करने को देंगे। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है, बट फिर मैं पैसा कैसे पे करूं इसका। सो बैंक मैनेजर टोल्ड मी देखो 20 लाख का ट्रक है, आपको क्या करना है, हर महीने 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख रुपए देने हैं। मुझे कितने इंस्टॉलमेंट होंगे, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप मुझे 20 लाख रुपए का क्या करो, 20 लाख रुपए का ईएमआई दे दो, और आप तब तक क्या करो, ट्रक यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैंने बोला ट्रक तो मेरे नाम पे नहीं है, क्या मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ क्या। बैंक मैनेजर बोला क्यों नहीं, इसको एक एग्रीमेंट बोलते हैं। सो बैंक मैनेजर सेज कि इसे हायर परचेस एग्रीमेंट बोलते हैं। हायर परचेस, हायर पे कोई गुड्स को परचेज करना, दैट इज नथिंग बट हायर परचेस एग्रीमेंट। हायर परचेस एग्रीमेंट। क्या मैंने ट्रक को हायर किया, हाँ, कहां से, बैंक से, क्योंकि बैंक खरीदने वाली है ना, बैंक से मैंने ट्रक को हायर किया। क्या 10 इंस्टॉलमेंट के बाद वो ट्रक का ओनरशिप मेरा होएगा। जैसे मैं 2 लाख 2 लाख 2 लाख, अभी ट्रक किसके नाम पे है, अभी ट्रक इज इन द नेम ऑफ बैंक, बट 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 10th इंस्टॉलमेंट जब मैं पे करूंगी, ट्रक किसके नाम पे हो जाएगी, अल्टीमेटली मेरे नाम पे। क्या 10वें इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर होएगी, हाँ, that transaction is known as hire purchase agreement। तो बैंक वाले आके ट्रक मेरे से वापस लेकर जाएंगे।
क्या नहीं कुछ? बैंक डिना बैंक हाउ कैन बैंक डिनाइज द ओनरशिप? बैंक बंद हो जाएगी ना। बैंक के पॉलिसीज होते हैं, बैंक कोई नहीं कर सकती है मेरे हिसाब से। हायर परचेस एग्रीमेंट में, हायर परचेस एग्रीमेंट में बैंक इज परचेसिंग, bank is purchasing goods on our behalf, that is behalf of customer. On the payment of last installment, goods will be of customer. That is loan, that is goods. कार किसके नाम पे होती है? कार ईएमआई पे लेके, कार किसके नाम पे होती है? इधर ट्रक किसके नाम पे? बैंक ने खरीदा है आपके लिए, बैंक ने खरीदा है आपके लिए, बैंक को रेंट पे दे रही है। रेंट मतलब क्या? गाड़ी का कॉस्ट, जो कि आपको इक्वेटेड अमाउंट में क्या करना है? पे करना है। ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ओनरशिप विल बी ऑफ माइन। मैंने ओनर को कहा तो अलग बात है, तो कोई बात नहीं, दैट विल बी ईएमआई, दैट विल ऑल्सो बी हायर परचेस, दैट विल बी ऑल्सो हायर परचेस। मेरे को डायरेक्टली ओनर कार दे रहा है, ओनर मेरे को डायरेक्टली ट्रक दे रहा है टू यूज, बोले आप यूज करो 10 इंस्टॉलमेंट। अभी के लिए किसके नाम पे रहेगी गाड़ी? ओनर के नाम पे। जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगी, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, गाड़ी किसके नाम पे हो जाएगी? मेरे। दैट विल बी वन एंड द सेम। ये ओनर खड़ूस था ना, इसके लिए दे नहीं रहा था मेरे को, बहुत कन्विंस किया मैंने, देन आई हैड टू गो टू बैंक, है ना? ऐसा हुआ। डायरेक्टली ओनर कैन ऑल्सो गिव मी गुड्स ऑन हायर परचेस, नो प्रॉब्लम विद दैट। क्या प्रॉब्लम है? There is no chance of fraud, because if we conduct or if we try to conduct any fraud, real owner will come and take possession of goods directly. बहुत बड़ी अमाउंट, मतलब 20 लाख में से 10 मैंने दे दिया, 18 लाख दे दिया। अच्छा, 18 लाख दे दिया है ईएमआई, लास्ट के 2 लाख हम दे नहीं पा रहे, तो 2 लाख लास्ट के दे नहीं पा रहे, तो उसके लिए वो गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे अपने से। ऑफ कोर्स दे विल कंसीडर द कॉस्ट, बट हम दे ही नहीं रहे हैं, तो देन दे हैव राइट टू टेक द कार, और उसमें से जितना भी पैसा रिकवर होगा, वो उनका 2 लाख ले लेंगे, बचा हुआ पैसा अपने को देंगे। जैसे बैंक वाले आके सीधा गाड़ी वाड़ी लेकर जाते हैं, बैंक वाले सीधा आके गाड़ी वाड़ी लेकर जाते हैं, वैसा तुम लोग कौन से, एक मिनट, कौन से लेक्चर के लिए आया है तू? तेरा कब है? फ्राइडे सैटरडे है ना? ठीक है। लोगों को क्या फायदा, लिंक ही नहीं लगेगा, लिंक नहीं लगेगा, तुमको आके बैठने को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा लेक्चर आज 2:30 तक है। कल कल आई थी, इसके लिए मैंने इसको नहीं आने दिया था, है ना? सो लिंक नहीं लगेगा, दैट इज माई कंसर्न। तुम आके बैठते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ठीक है, चलो। हाँ। सो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल हैव टू पे द अमाउंट, और दैट हायर परचेसर कैन कम एंड टेक बैक द गुड्स। वो वापस देंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्यों नहीं देंगे? सब कैलकुलेट करके सब करेंगे, ट्रक पे 20% डेप्रिसिएशन लगा के सब करके कैलकुलेट करके देन दे विल रीपे। देखो, हायर परचेस मींस एन एग्रीमेंट अंडर विच द गुड्स आर लेट ऑन हायर। क्या गुड्स हायर पे दिए? रेंट पे दिया? किसने? बैंक ने। किसको? मुझे। गुड्स आर लेट ऑन हायर एंड अंडर विच द हायर हैज ऑप्शन टू परचेज देम। मैं गुड्स को हायर कर रही हूँ, मैं गुड्स को रेंट पे ले रही हूँ, तो मैं कौन हुई?
I will be considered as hirer. I will be considered as hirer. क्योंकि मैं गुड्स को ले रही हूँ, हायर कर रही हूँ. बैंक will be considered as hiree. As an option to purchase them, the hire purchase agreement means agreement under which goods are let on hire and under which hirer has an option to purchase. क्या मेरे पास ऑप्शन है परचेस करने का? एक मिनट, क्या मेरे पास ऑप्शन है रिजेक्ट करने का? हाँ, नहीं. 10 इंस्टॉलमेंट हमने डिसाइड किए, 4 इंस्टॉलमेंट के बाद मेरे को लग रहा है कि गाड़ी सही से चल नहीं रही है या गाड़ी का कोई रिटर्न नहीं आ रहा है अच्छा मुझे, तो देन डेफिनेटली मैं क्या बोल सकती हूँ बैंक को कि सर मेरे को अगले ईएमआई नहीं भरना है, आप आके गाड़ी लेकर जा सकते हो. सो टिल लास्ट इंस्टॉलमेंट आई हैव ऑप्शन either to buy the goods or to or not to buy the goods or reject the goods. I have option. बैंक कुछ भी करेगा, उसकी मर्जी, बाद में बेचेगा. जो बैंक के पास कितने सारे सिक्योरिटी वगैरह आते हैं, जैसे गाड़ी है या कुछ है, तो क्या वो लेके बैंक खुद थोड़ी यूज करती है? ऑफ कोर्स इट सेल्स द गुड्स एंड रियलाइज द अमाउंट. अरे वो बैंक एक सी इट इज अ टाइप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफिशियल कंपनी है, आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है. तो बैंक का उनका रखने से गोल्ड का कुछ फर्क नहीं है. अल्टीमेटली दे विल हैव टू रियलाइज द मनी. बैंक के लिए दे विल हैव टू रियलाइज द मनी और उनको जो भी डेट अमाउंट है वो कंपेंसेट करना होगा. अगर मैं किसी मनी लेंडर से लोन लूं और उसको सोना गिरवी रखूं, तो देर इज प्रोबेबिलिटी कि वो सोना मैंने पैसा नहीं दिया तो वो गोल्ड वो खुद पहन के बैठे. बैंक थोड़ी पहन के बैठेगी. दैट इज आर्टिफिशियल. हाँ, एग्जैक्टली. जितना अमाउंट रियलाइज किया उसमें से जितना लेना चाहिए उतना लेंगे, बचा हुआ रिटर्न करेंगे. डेफिनेटली रिटर्न करेंगे. फुकट का नहीं, बैंक फुकट का नहीं है ऐसा, है ना? सो hire option to purchase them in accordance with the terms and conditions of the contract includes an agreement under which. अभी देखो, possession of goods is delivered by the owner. owner कौन था? मेरे लिए किसने खरीदी गाड़ी? बैंक. Person on condition that such a person pays the agreed amount in periodical installment. कितने थे? 10 इंस्टॉलमेंट. मेरे को डिसाइड करके दिया पे करो पे करो पे करो पे करो. 10वें इंस्टॉलमेंट पे गुड्स किसके? मेरे गुड्स. ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, राइट? द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज पास टू सच पर्सन. सच पर्सन इज हु? राधिका मैम. ऑन द पेमेंट ऑफ last installment and such person has right to terminate the contract at any time before the property passes. ये गाड़ी मेरे तक आने तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कोई भी इंस्टॉलमेंट को क्या मेरे पास ये राइट है दैट आई कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक? हाँ, आई कैन टर्मिनेट. 5 पहले मैंने गाड़ी ले ली, 2-4 महीने यूज की, मेरे को उससे इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आने लगा. सो क्या मैं उसको मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि नहीं मेरे को कोई ट्रक का बिजनेस नहीं करने का अभी, है ना? सोच सकती हूँ मैं ऐसा. तो मैंने क्या किया, बैंक के ईएमआई नहीं भरे, अल्टीमेटली बैंक वाले लोग आके मेरी गाड़ी वापस लेकर गए. चलेगा, नो प्रॉब्लम. नहीं 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 नहीं, बिकॉज आई हैव यूज्ड द गाड़ी. सो यूज करने का जो रेंट है 1 महीने में 2 लाख रुपए का, सो आई कैन क्लेम फॉर प्रपोर्शनेट अमाउंट. आई कैन क्लेम फॉर प्रपोर्शनेट अमाउंट की इसका जेन्युइन इतना था. बट अगर ऐसा मुझे करना होता तो मैंने रेंट पे ही गाड़ी ली होती ना. मेरे को तो इसका ओनरशिप चाहिए होता है, मुझे तो इसका ओनरशिप चाहिए. तो अल्टीमेटली मैं वो अमाउंट क्लेम नहीं कर पाऊंगी. कभी भी आप हायर परचेज पे गुड्स लेते हो तो बेटर ऑप्शन ये है, भले ही पसंद नहीं आया, पूरा पैसा देके गुड्स ले लो, बाद में रीसेल करो. क्योंकि यहाँ पे नुकसान हायरर का होगा. कभी भी बीच में से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया
उसके डैमेजेस अलग, प्लस जो मैंने अभी तक ईएमआई दिया है, ईएमआई ही बोलेंगे, उसका पैसा अलग. कैन द बैंक टर्मिनेट दिस कॉन्ट्रैक्ट? In some cases, bank can terminate the contract, but generally, hiree have no option to terminate the contract. Hiree contract को terminate नहीं कर पाएगा. और किया तो हमारे पास ऑप्शन होता है टू क्लेम द डैमेजेस. ट्रक के साथ कुछ हुआ तो वी विल बी लाइबल, मतलब उसका एक एग्रीमेंट होता है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डैमेजेस. सो for the ordinary as well as extraordinary damages, the person who is liable, who is using the car, who is using the truck. ये एक टाइप का, हाँ ओनरशिप तो उनकी है, बट स्टिल वी आर लाइबल. ये एक टाइप का लीज होता है. लीज पता है 15-15, 20-20, 25-25 साल के लीज एग्रीमेंट होते हैं. अब ये प्रॉपर्टी का केस सोगा में नहीं आएगा, इसके लिए मैंने एग्जांपल नहीं दिया. बट लीज के केस में क्या होएगा? लीज के केस में जो केयर टेकर है या फिर जिसका बिल्डिंग है, दैट पर्सन वुड बी लाइबल. चाहे आपके बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो या चाहे कुछ हो, तो एक टाइप का लीज हुआ. ये मैंने 10 इंस्टॉलमेंट का एक एग्जाम्पल दिया है. कभी भी हायर परचेस उससे ज्यादा ही रहेगा, प्रैक्टिकली उससे ज्यादा ही रहेगा, है ना. सो इट इज सॉर्ट ऑफ लीज, एंड जो है यूज करने वाला केयर टेकर, दैट पर्सन वुड बी लाइबल फॉर डैमेजेस. है यहाँ पे है कोई तो पॉइंट है? क्लियर? हायर परचेस का मतलब क्या है? हम किसी से गुड्स परचेस कर रहे हैं ऑन रेंट बेसिस, बट ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट गुड्स विल बी ऑफ हायरर. जो गुड्स को परचेस कर रहा है उसे क्या बोला जाएगा? हायरर बोला जाएगा. जिसके नाम पे गुड्स है उसे हायरी बोला जाएगा, हायरी बोला जाएगा. करेक्ट है. यहाँ पे मेरे पास ओनरशिप नहीं है गुड्स का. कैन आई रीसेल द गुड्स? कैन आई प्लेज द गुड्स? कैन आई मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स? आई कैनॉट. आई कैनॉट. अल्टीमेटली ओनरशिप मेरा नहीं है, मेरे को हर चीज बैंक से पूछना पड़ेगा. ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो, और कोई ऑफ हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक कौन चला रहा था? ओनरशिप तो बैंक का था ट्रक का. अगर ड्राइवर ट्रक चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है और वो बालिक है 18 साल के ऊपर, तो ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स अभी वो आप वो केस से ये मत करो. मेजर अगर है ड्राइवर, तो दैट पर्सन विल बी लाइबल, जो ड्राइव कर रहा है वो, और उसके पास लाइसेंस वगैरह सब होना चाहिए. ड्राइवर अगर मर गया इस केस में, अल्टीमेटली मतलब हायरर मर गया, मतलब हायरर मर गया. ये केस में मेरा था एग्जाम्पल. तो अगर हायरर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैव ऑप्शन कि बाबा गाड़ी ले, अगले ईएमआई देके, नहीं तो अगले ईएमआई ना देके गाड़ी को वापस भेज दे. तो वो सब करके फिर देना पड़ेगा वापस. या अगर बैंक वापस लेके जा ही रही है गाड़ी, तो बैंक वो उतने पैसे कट करेगी. सेल और हायर परचेस अभी ध्यान दो, एकदम अच्छे से समझेंगे. टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी. सेल में प्रॉपर्टी कब पास होती है? इमीडिएटली. इमीडिएटली पैसा दो, प्रॉपर्टी पास करो. प्रॉपर्टी मतलब ओनर, ओनरशिप ऑफ गुड्स. हायर परचेस में प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. पोजीशन ऑफ द पार्टी. जो बायर है क्या वो ओनर ऑफ द गुड्स है? सेल में, सेल में बायर इज द ओनर, बट हायर परचेस में जो हायरर है क्या वो बेली माना जाएगा? बेली. बेली मतलब क्या? टेम्पररी के लिए वो गुड्स क्या है उसके पोजीशन में है, टेम्पररी के लिए वो गुड्स उसके पास में है. सो क्या बेली का लाइबिलिटी होता है टू टेक केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस? उसी वे में हायरर का भी लाइबिलिटी होगा. कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन. एक बार सेल हुआ तो बायर क्या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है? नहीं. बायर इज बाउंड टू पे द प्राइस. अगर बायर ने प्राइस नहीं पे किया तो क्या सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस? हाँ. बट हायर परचेस के केस में क्या? अगर हायर को पसंद ना आए तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है?
हाँ, मुझे नहीं खरीदना, आई वॉन्ट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कर सकता है। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो किसका रिस्क रहेगा? बायर इंसॉल्वेंट हो गया और कुड नॉट पे द अमाउंट, सेल के केस में सेलर का रिस्क रहेगा, सेलर प्रॉब्लम में आ जाएगा, है ना, सेलर का बैड डेट्स होने के चांसेस है। बट अगर हायर परचेस में बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर का कुछ रिस्क नहीं है, आएगा गाड़ी लेके चले जाएगा। इफ बायर कुड नॉट पे द पीरियोडिकल अमाउंट और ईएमआई अमाउंट, बैंक आएगी या फिर जो भी रियल ओनर आएगा ट्रक लेके चला जाएगा, उसको क्या फर्क है। टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप, क्या बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होगा as soon as sale is made? Yes, ownership will be transferred. But hire purchase में hirer cannot pass title until the payment of last installment, है ना। रीसेल, क्या बायर सेल के केस में बायर रीसेल कर पाएगा? बायर कैन रीसेल द गुड्स, उसकी ओनरशिप है। जैसे मैंने मैगी का पैकेट का एग्जांपल दिया था, मैंने मैगी का 14 रुपए का पैकेट पैसे देकर खरीदा है, मैं मैगी फेंक के बनाऊं कि आराम से बनाऊं, कैसे कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, ओनरशिप मेरा है। बट आपने हायर परचेस पे कोई गुड्स लाई है एज अ बेली, क्या आप उसको रीसेल कर पाओगे? यू कैनॉट रीसेल द गुड्स, आपका जो है ही नहीं उसको क्या बेचोगे, है ना, अल्टीमेटली। समझा? हायर परचेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझा? इधर कार्तिक पीछे, समझा? हायर परचेस मतलब कोई भी गुड्स हायर पे रेंट पे खरीदना। हमारा ओनरशिप कब होता है? ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू द हायर। कैन हायर टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन? डेफिनेटली हायर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन। चलो लिखते हैं, बहुत सारा पढ़ दिया। क्या चुक चुक 2:30, थोड़ा लिखो चलो। 10 मिनट जल्दी छोड़ सकती हूँ मैं, 5 मिनट लिखो, पक्का, प्रॉमिस। 10 मिनट जल्दी छोड़ती हूँ। 7 मिनट लिखो, देखो 2:13 हुए हैं, 2:20 तक लिखो। कहाँ तक लिखा है लास्ट बताओ मुझे। वेट वेट वेट, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया है ना। लिखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अभी छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के एग्जाम छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। प्रियांक लिखना चालू कर दे तू, उसको पूछ कितने पेजेस छोड़ना है, एक 2-3 पेजेस होंगे हार्डली। कितने पेजेस स्टार्टिंग से, कितने पेज हुए? 3 पेजेस ड्रॉप करके लिखना चालू कर दे। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल स्टार मार्क करके, एक 2-3 टर्मिनोलॉजीज में बताऊंगी आपको। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल गुड्स, लिखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बिल ऑफ लेडिंग, हाईलाइटेड पार्ट लिखो बस, एग्जाम्पल है। बिल ऑफ लेडिंग होता है जनरली जो शिप से गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ना, उसके प्रूफ के लिए बिल ऑफ लेडिंग होता है। लैंडिंग, अच्छा लैंड करते हो इसके लिए लैंडिंग लगा क्या? बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लैंडिंग भी बोल सकते हैं, बिल ऑफ लेडिंग। लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखो, क्विक, 5 मिनट में सब कुछ हो जाना चाहिए। वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, पोर्ट में वगैरह जो आप शिप से या पोर्ट से वगैरह जो गुड्स लेकर जाते हो ना, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर,
पोर्ट रिलेटेड नहीं है, जनरली गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो जो मोड से होता है, मल्टी मॉडल डॉक्यूमेंट। मल्टी मॉडल का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट मोड से आपके गुड्स जा रहे हैं, पहले शिप से जा रहे हैं, फिर ट्रेन से जा रहे हैं, फिर एयर थ्रू जा रहे हैं, दैट इज मल्टी मॉडल। मत लिखो। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल लिखो और उसका ये जो है लिख लो, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इट शोज, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में लिखो इट शोज it shows that the person named in the document, person named in the document is entitled to represent by it, is entitled to represent by it. मर्केंटाइल एजेंट लिखो, मर्केंट एक अनदर अनदर टर्म है मर्केंटाइल एजेंट। हाइलाइटेड लिख लो, मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 29। टू नाइन। समझ रहा है क्या सोगा? मजा आ रहा है? कंसाइन करना मतलब किसी को हायर करना गुड्स को सेल परचेस करने के लिए, सेल परचेस और स्टॉक। कंसाइनमेंट है क्या अकाउंट में? हु सेड मैम? इतना लिख लो एंड देन कल से कंटिन्यू करते। कल फ्राइडे है, थर्सडे तुम लोगों का ही है ना कल? कल का लेक्चर नहीं, कल का एस्टरडे। तो हाँ, कल का लेक्चर मिस हुआ तो आना ही पड़ेगा फ्राइडे को, क्योंकि मैंने सोगा का बेसिक समझाया है, गुड्स का मीनिंग समझाया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले जो 2 यूनिट का रिवीजन बाकी था ना वो भी हुआ, 8 एंड 9 यूनिट का रिवीजन प्लस सोगा स्टार्टेड। आप चाहो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, कल का रिकॉर्डेड है ना? नहीं आया।